नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ डॉक्टर दानिश हाजिर है। पाकिस्तान की मईशत पर प्रोग्राम नहीं है, लेकिन मईशत की दो तीन चीज़ें ज़रूर बताना चाहूँगा और अपना प्रोग्राम आज अपने मेहमानों के सामने लेकर आऊँगा। वो ये है कि पाकिस्तान की मईशत जो है इस वक्त बड़ी मुश्किल से, कहा यह जा रहा है कि जी बड़ी मुश्किल से उसको ट्रैक पे लाया गया है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमती वज़रा और इदारे के जो सरबराह हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर टैक्स नहीं दिया गया और अयाशी बंद नहीं की गई, फजूल के खर्च बंद नहीं किए गए, तो पाकिस्तान की मईशत ख़त्म नहीं हो सकती। वज़ीर ख़जाना का स्टेटमेंट है कि टैक्स दिए बग़ैर और अयाशी बंद किए बग़ैर पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त नहीं हो सकती। उसी तरफ FBR चेयरमैन कहते हैं कि टैक्स की कलेक्शंस, जो लोग जिन्होंने टैक्स देना है अगर वही टैक्स नहीं दें तो फिर कैसे पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो सकती है। ये सिचुएशन है। 88,000 अरब इस वक्त लोन है पाकिस्तान पे और हुकूमत मेहनत कर रही है, फाइट कर रही है, कोशिश कर रही है, काफ़ी तारीफ भी सुनने को मिलती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का रिजर्व जो $11 बिलियन है, जिसमें लोन ही लोन है। अब ऐसी सूरत हाल में वफाकी काबीना में जो तोसी की गई है, 12 नए वज़रा, 9 वज़ीर मुमलिकत, 3 मुशीरान और 4 मुआविनीन को शामिल किया गया है और 1 साल बाद। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान जो कि इस वक्त बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है और जो टैक्स पेयर हैं उन्हीं पे मुसलसल बोझ डाला जा रहा है, क्योंकि ना ट्रेडिंग पे टैक्स है, ना एग्रीकल्चर पे टैक्स है, ना सर्विसेज सेक्टर पे टैक्स है, ना आपके रियल सेक्टर पे टैक्स है, यानी अशराफिया पे टैक्स नहीं है। तो अब ये जो 50 रुकनी काबीना बन गई है, इसका जो बोझ है वो कौन उठाएगा? और असल में जो काम कर रही है वो तो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल्स है, जो वजारतों का काम कर रही है और मौजूदा जो वज़ीर हैं उनकी कई कारकर्दगी पे सवाल भी है। लेकिन इसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में काबीना में वज़रा की शमूलियत, सिर्फ वज़रा की शमूलियत नहीं है। आइए मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देता हूँ कि इन अफराद की तनख्वाहें मरात, वज़रा, मुशीरान और मुआविन खुसूसी को बाहरी तनख्वाहें दी जाती हैं। मरात दी जाती हैं जिनमें रहाइश, गाड़ियाँ, सफरी अखराजात और दीगर सहूलियात शामिल हैं। सेक्रेटरीट और अमला, हर वज़ीर और मुशीर के साथ एक मुकम्मल स्टाफ होता है, जिसमें सेक्रेटरीज, असिस्टेंट्स, प्रोटोकॉल अफसरान और दीगर अहलकार शामिल होते हैं जो कौमी ख़जाने से तनख्वाहें वसूल करते हैं। और ये कौमी ख़जाने से तनख्वाहें आवाम के टैक्स से आता है। सरकारी वसाइल का इस्तेमाल, सरकारी गाड़ियाँ, पेट्रोल, सिक्योरिटी और दीगर सहूलियात का इस्तेमाल बराह रास्त हुकूमती अखराजात यानी आवाम के टैक्स। दीगर अखराजात में देखिए कि गैर मुल्की दौरे, सरकारी तकरीबात और दीगर सरकर्मियों में खतीर रकम इस्तेमाल होती है। ये ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ चंद अफराद या 25 अफराद शामिल हो गए। अगर औसतन हर वज़ीर और मुशीर के अखराजात, तनख्वाह, मरात, अमला, सफरी अखराजात सालाना करोड़ रुपए अगर हैं तो 50 रुकनी काबीना की ख़जाने पे जो बोझ होगा वो अरबों रुपए होगा। इसलिए एक बड़ी काबीना वसाइल के ज़िया का सबब बनती है, ख़ास तौर पर अगर ये कारकर्दगी के बजाय सियासी बुनियादों पर बनाई जाए। अब आते हैं हमारे 2 अहम तरीन मेहमान हैं। कुछ और टॉपिक्स भी है, उसको भी हम सामने लाएंगे। डॉक्टर आसिफ किरमानी, सीनियर सियासतदान, साबिक मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, सेनेटर पलवशा खान साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चेयरपर्सन सेनेट कायमा कमेटी बराए आई एंड टेलीकम्युनिकेशन, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आ जाता हूं जनाब, मैं डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब की तरफ, आपकी राय लेना चाहता हूं इसके ऊपर। आसिफ किरमानी साहब क्या कहते हैं सर? शुक्रिया डॉक्टर साहब।
अब सूरत हाल ये है डॉक्टर साहब कि देखिए, एक तो ये जो आपने भी मईशत की बात की, मुझे ये बताइए बुनियादी सवाल कि कर्जों से, आईएमएफ की बैसाखियों से मुझे बताइए कि किस मुल्क की आज तक मईशत बेहतर हुई है? मैंने होती नहीं देखी। अच्छा, ये एक जुगाड़ है, एक जुगाड़ लगाया हुआ है इन्होंने, और गजब ये खुदा का कि आप ये देखिए, आपने भी वजीर खजाना की बात की, पिछले हफ्ते ये अखबार में आया है, प्रिंट मीडिया में, वो कहते हैं जी कि 33% टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान में बंद हो चुकी है, जिसमें मेजॉरिटी पंजाब में है। यस सर। ऊपर से देखिए ना, ये जो काबीना का आपने फरमाया है, या तो होता ना कि कोई बहुत इनको बड़ा ये कारकर्दगी दिखा रहे हैं, इन पर काम का इतना बोझ है कि इनको दिन रात होश नहीं है, तो चलो जी इंसान अपनी हेल्प के लिए कोई एक्स्ट्रा हेल्प ले लेता है। ये तो सिंपल, आप उस काबीना में जो लोग आए हैं, अगर आप उनकी सारा खद्दोखाल देखिए, तो ये सिंपल मैं इसको कहूंगा कि इट्स अ ब्राइबरी, इट्स अ पॉलिटिकल ब्राइब। ये सियासी रिश्वत दी जा रही है अपने इक्तदार का जो संघासन है डोलता हुआ, उसको दवाम देने की। ऐसी हरकतें अमूमन हुकूमतें किया करती हैं जब इलेक्शन सर पर आने वाले हों, तो वो फिर लोगों को ज्यादा से ज्यादा ऑब्लाइज करने की कोशिश करती हैं। या तो फिर ये है कि ये हुकूमत के आखिरी दिन है, ये इलेक्शंस को इनको कोई फील हो रहा है, क्योंकि कितनी देर डॉक्टर साहब, कितनी देर आप लोगों की जो एक राय है, लोगों का जो एक मैंडेट है, कितनी देर उससे आंखें चुराई? कभी ना कभी तो आपको, जो इस वक्त मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, जो मेजॉरिटी ऑफ मैसेज है, वो उनका तो लेना देना कोई नहीं इस हुकूमत के साथ। पलवशा का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, और ये कहा जाता है, और वाकई सही बात है, कि इन्वेस्टमेंट ला रही है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल्स मीटिंग कर रही है, पॉलिसी बना रही है, सारा कुछ तो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल्स कर रही है। तो ये वज़रा की मौज दर मौज, इसकी क्या ज़रूरत है? पलवशा, ज़रा इसके ऊपर आपकी कमेंट्स लेना चाहता हूँ। शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, जो काबीना के मामलात हैं वो तो सोली जो है सिर्फ और सिर्फ अब इस वक्त PMLN और उनके जो इत्तेहादी हैं, हालांकि हम भी इत्तेहादी हैं लेकिन हम इसमें से बाहर हैं। अब ये इनकी अपनी सवाबदीद है, और मुझे समझ नहीं आता कि चूंकि ये अब तो जो ज़्यादा वज़रा अपनी ही पार्टी से लेकर इन्होंने काबीना को एक्सपेंड किया है, मौजूदा हालात में अपनी पार्टी के लोग ना भी लेते तो क्या फ़र्क पड़ना था। हुकूमत की जो है जो हुकूमत कोई इस किस्म की किसी थ्रेट में नहीं थी, या हुकूमत के पास कोई अभी ऐसा जवाज़ नहीं था या बहाना भी नहीं था कि लोग नाराज़ हो रहे हैं। एक इत्तेहादी जो मेजर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो तो है ही नहीं, चाहती ही नहीं, मांगती ही नहीं। तो इस स्ट्रेंथ पर भी काम चलाया जा सकता था जो इस वक्त है, जो काम जितना हो रहा है। लेकिन बहरहाल इन्होंने बेहतर ये समझा कि इसको बढ़ा लिया जाए। अब ये बढ़ गई है तो जाहिर है फिर कारकर्दगी भी उसी हिसाब से बढ़नी चाहिए। अब जो हालात हैं, आप मुझे कहते हैं कि मैं IT की वो हूँ, कमेटी की चेयरपर्सन हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती इस मुल्क में IT के हालात जो हैं वो क्या हैं। इस मुल्क में अभी कल ही हमने एक बल्कि बिडिंग प्रोसेस को भी रोका, लेकिन बहरहाल मैं आपको इतना कह सकती हूँ क्योंकि हम एलाइज हैं, अब इससे ज़्यादा हम क्या कहें, कि ये तमाम शोबों में इसी किस्म के हालात हैं। और उसके साथ साथ जो सबसे ख़तरनाक बात है वो इस मुल्क में इस वक्त दहशत गर्दी की जो एक लहर है, जिसको अगर हम ना बात करना चाहें, जिस पे हम आंखें बंद करना चाहें, हम कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त आपके मुल्क के 2 सूबे जो हैं वो बड़ी ख़तरनाक दहशत गर्दी की लपेट में हैं, और 2 इम्पॉर्टेंट सूबे। तो लिहाजा मैं समझती इस वक्त एक बड़ी जामिया किस्म की डिबेट होनी चाहिए, इनको सर जोड़ के बैठना चाहिए, लेकिन नज़र मुझे अभी तक नहीं आ रहा। शायद हक़ाइक़ अभी तक वो इतने उनको उन पर आश्कार नहीं हुए हैं, या वो वज़ीर आज़म साहब अभी नहीं समझते, लेकिन ये एक बड़ा सीरियस जो है ये मसला है। ये आज का जो बॉम्बिंग का वाक़या हुआ है, फिर कोयटा में देखिए बैक वक्त 2 सूबों में एक दिन में ही ऐसे बड़े धमाके हो जाना, बड़ी टारगेट्स का जो है वो शहीद हो जाना। क्या ये कोई हालत जंग नहीं है? क्या हम इस बात से आंख चुरा सकते? इस वक्त हालत जंग है मुल्क में।
वेलकम बैक। डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब की तरफ आने से पहले 2-4 लफ्ज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जमहूरियत है। हम जमहूरियत किसको समझते हैं? हम समझते हैं जो सियासी जमातें जिनके अंदर अपनी जमहूरियत नहीं होती। मसलन बहुत चंद सियासी जमातें हैं जिनमें जमहूरियत है। तो ये जो सियासी जमातें हैं ये इलेक्शन लड़ती हैं, और इलेक्शन पाकिस्तान में कैसा होता है, कहा जाता है एक इलेक्शन 70 का जो है वो सही हुआ, बाकी सब धांधली शुदा इलेक्शन है, इंक्लूडिंग 18 भी और 24 भी। उसके बाद ये हुकूमत बनती है और हम इसको जमहूरी निज़ाम और जमहूरी हुकूमत कहते हैं। चलें जी, सो कॉल्ड जो भी हुकूमत है ये मौजूद है, लेकिन इसके ऊपर बड़ी बात आई कि इस वक्त एक अहम इदारा जिसका नाम है इकनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, वो अक्सर पाकिस्तान के बारे में रिसर्च करके रेटिंग भेजता रहता है। अभी जो रिसर्च हुआ है, अभी जो रेटिंग दी है, उसने जो दर्जा बंदी की है पाकिस्तान में जमहूरियत के हवाले से, पाकिस्तान में 2023 में वो कहते हैं 3.25 जमहूरियत की दर्जा बंदी थी। कितनी? 3.25। और कहते हैं 2024 में गिर गई, और गिर के हो गई है 2.84। और ख़राबी की वजह ये बताई गई है, हालांकि फॉफिन, फिलडेट, पाकिस्तान के ये इदारे बताते ही रहते हैं कि धांधली, और उसकी वजह बताई है कि पाकिस्तान में 2024 का इलेक्शन काफ़ी उसमें धांधली हुई, जिसकी बुनियाद पर सियासी अदम इस्तेहकाम आया, और पाकिस्तान में जमहूरियत 3.25 से 2.84 दर्जाबंदी गिर गई है। अब मैं डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब की तरफ चलता हूं कि सर, पाकिस्तान में जमहूरियत है जिसकी दर्जाबंदी गिरी है? हाँ डॉक्टर साहब, ये बस आधा तीतर आधा बटेर तो है ना, जिसको हम जमहूरियत का नाम दे देते हैं। वरना जो लोग आज इक्तदार में जिनको लाया गया है या जो मुसल्लत किए गए हैं, उनको भी मालूम है कि वो कौन सी जमहूरियत किस वोट की बुनियाद पर आए हैं। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब, इस मुल्क में आप देखिए, जैसे आपने 1970 के इलेक्शन की बात की, लेकिन 1970 का इलेक्शन बाय एंड लार्ज एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन था, लेकिन उसके भी रिजल्ट तो नहीं माने गए थे। आप 1958 ऑनवर्ड्स देख लीजिए, मुझे बताइए कौन ऐसा कौमी लीडर है। तो जहां ये पहले इसको कंट्रोल डेमोक्रेसी कहा जाता था फील्ड मार्शल अयूब खान के दौर में, उसके बाद इसको फिर वो हाइब्रिड निज़ाम अब कहा जाता है। लेकिन देखिए, जमहूरियत कितनी ज़रूर है कि अवाम जो हैं वो वोट डालने जाते हैं, आगे उस वोट का क्या हशर होता है, वोट किसको पड़ता है, इक़्तिदार का हुमा जौन सा है उसको पकड़ कर शिकार कर उसके पर बांध कर किसके सर पर बिठा दिया जाता है, वो एक अलहदा चैप्टर। तो ये अब मैं वही कहा ना, आधा तीतर आधा बटेर है ये जमहूरियत। अगर आप इसको जमहूरियत कहते हैं तो कह लीजिए। जहां तक आपने दर्जाबंदी की बात की, मैं फिर यहाँ मैशत की बात कर देता हूँ कि आप देखिए कि कई जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो GDP है वो 3 पॉइंट समथिंग रहेगी। आप मुझे ये बताइए कि इंडिया की 6 पॉइंट समथिंग में है। आप मुझे ये बताइए कि 3 पर या 3.5 3.7, मुझे बताइए कि कौन सी मुआशी तरक्की आप 6.7 इंडिया की है और 2.5 पाकिस्तान की है सर। लेकिन वो प्रोजेक्शन ये कर रहे हैं कि 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगी, अल्लाह करे। चलो सर जरा जमहूरियत सर जमहूरियत पे बताएं ना सर। ये जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, इनके अंदर जमहूरियत है, मुझे ये बताएं सर। और जो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है जिसकी रेटिंग की जा रही है, वो है सर? ज़रा इस पर आपका पॉजिटिव, मुझे सर आप इस पे माशाल्लाह फुल कमांड रखते हैं, तो मैं चाहता हूं कि बताएं सर किस सियासी जमात के अंदर जमहूरियत है सर। अभी इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक स्टेटमेंट दिया है सर, एक स्टेटमेंट, और उसने ये कहा है कि सियासी जमातें, सियासी हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात नहीं चाहती हैं। जो असास है, जो बेस है और माली और इंतज़ामी इख्तियारात आवाम तक आते हैं, वो नहीं चाहती हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोल रहा है सर। देखिए डॉक्टर साहब, जो तो इस वक्त जमातें, जो नुमाया जमातें हैं, मैं ऐसे बात कर लेता हूँ, आप कहें तो मैं नाम भी ले देता हूँ, यही जो इक़्तिदार में भी हैं और कुछ इक़्तिदार से बाहर भी हैं, ये तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है ना जी। ये अब जमातें तो नहीं रह गई। मुझे बताइए
किस जमात में जो इलेक्शन हुए हैं, नॉमिनेशन होती हैं हर जगह, चाहे वो जमाती ओहदे हैं, चाहे वो सियासी ओहदे हैं, चाहे वो हुकूमती ओहदे हैं, एक लूट सेल है, फर्दे वाहिद के गिर्द घूमती हैं सारी जमातें। ये कोई भी आप पार्टी उठा के मुझे एक पार्टी आप बता दीजिए, इंक्लूडिंग पीटीआई, कौन सी ऐसी जमात है जो कि एक शख्स या एक खानदान के इर्द गिर्द नहीं घूम रही है। इसको मैं तो जमहूरियत नहीं कहूँगा। हाँ, इन जमातों में जब इलेक्शन होते रहे हैं माजी में, जैसे तैसे भी एक प्रैक्टिस ही समझ लें तो वो समझ आती है बात। आप मुझे बताइए इन जमातों में आखिरी इलेक्शन कब हुए थे? मुझे तो नहीं पता। नॉमिनेशंस हो गई तो अगर किसी ने कहा है तो ठीक कहा है। ना यहाँ जेन्युइन डेमोक्रेसी है, ना यहाँ जेन्युइन सियासी जमातें हैं, ना ही यहाँ जेन्युइन लीडरशिप है। देखिए, मुझे ये बताइए, ये जो जमातें हैं इनके पास, जो इक़्तिदार में भी हैं, जो इक़्तिदार से बाहर भी हैं, इनके पास माशी रोड मैप क्या है IMF के अलावा? मैं आपसे आगे बात करूंगा। पलवशा, ये जो एक जमहूरियत है, सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं कही जाती है। दूसरा ये है कि जमहूरियत की मेन असास जो है वो बल्दियाती निज़ाम है, जिसमें माली और इंतज़ामी अख्तियारात निचले दर्जे अवाम तक आता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कह रहा है कि ये सियासी हुकूमतें और सियासी जमातें बल्दियाती निज़ाम ही नहीं कराना चाहती। और दूसरी तरफ इंटरनेशनल इदारे पाकिस्तान में जमहूरियत की रेटिंग में 2023 से गिर के 2024 में मज़ीद गिर गई है। क्या कहेंगी आप? देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है कि कोई आइडियल जमहूरियत तो हमारी है नहीं, ना कभी रही है, और ये हमारी एक अपनी इंडिजिनस सी जमहूरियत है, और ये इस शक्ल में भी रहे जिस शक्ल में ये है, इस शक्ल में भी सलामत रहे तो ये बड़ी बात है। लेकिन अब इसको आप कोई इसका कंपैरिजन वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी मॉडल या कोई और किसी मुल्क बड़ी जो है फर्स्ट वर्ल्ड के किसी मुल्क से तो नहीं कर सकते। अब हमारे अपने मामलात ऐसे हैं कि हम उन मामलात से बाहर भी नहीं आ सकते। रातों रात हमारी मुल्क के जो अब जमहूरियत जिसे कहते हैं उससे रिलेटेड मामलात बदल भी नहीं सकते। तो लिहाजा जो हालात और वाक़यात, जो दस्तयाब हालात और वाक़यात हैं, उसमें ज़ाहिर है बेहतरी की तो बहुत गुंजाइश है, लेकिन इसको इस सूरत में भी रखना मैं समझती हूँ बड़ा चैलेंज है। और ये फिर अब जो इस वक्त हुकूमत वक्त है उस पे बड़ा उनके कंधों पे बोझ है कि जितनी स्पेस उनके पास है उस स्पेस को वो प्रिजर्व सिर्फ उस वक्त कर सकते हैं, और उसमें अगर वो चाहें कि उनकी स्पेस बढ़े, ये सिर्फ उस वक्त हो सकता है कि अगर वो कारकर्दगी दिखाएं। अब कारकर्दगी का जो थोड़ा आलम जो आपके सामने है, आपने खुद ही अहाता कर दिया। मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ, शायद मेरी जमात से एग्री ना करे, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि जो PDM में हुकूमतें जो हमारी गुजरी हैं, और ये हुकूमत भी, जो दिफा का मामला होता है ना, दिफा करना हुकूमत का, इदारों का, वो ये नहीं कर सकती। उसका जो है नतीजा आपने देखा, पिछली दफ़ा भी जो इंफॉर्मेशन की मिनिस्ट्री होती है वो इदारों का दिफा नहीं कर सकी। लिहाजा सारी जो बोझ है और मलबा है वो जाके हमारे इदारों के ऊपर, उनके कंधों पे गिर जाता है, और आपने देखा उनको अपने दिफा के लिए खुद आना पड़ता है। इस दफ़ा भी मुझे नज़र नहीं आता कि किसी भी मामले का दिफा जो है वो हुकूमत सही तरीके से कर सके। अब ये इनके ऊपर है और वो उनके ऊपर है जिनका दिफा ये नहीं कर पाते कि वो इसका क्या हल निकालते हैं। लेकिन जो बयानिए की जंग है, वो बयानिए की जंग जो है ये हुकूमत जो है वो मैं समझती हूँ नहीं जीत रही, और ना हम पहले जीते जब हम साथ भी थे PDM में, ना अब इस दफ़ा जो है मुझे नज़र आता है कि बड़ी इफ़ेक्टिवली लड़ी जा रही है। और इस वक्त जंग ही सारी बयानिए की है। हक़ाइक़ क्या हैं तो फिर बात की बात है, या असल ऑन ग्राउंड हक़ाइक़ क्या, ये भी अलग बात है। असल जंग तो वो है जो इस वक्त बयानिया जो बना ले वो जीत जाता है। छोटा सा ब्रेक पे वापस आते हैं।
वेलकम बैक। अच्छा, मेरे पास 10-11 मिनट है, मैं चाहता हूँ दोनों को 5-5 मिनट में दूँ। पहले आता हूँ पलवशा, क्योंकि कंटिन्यू करना था। पलवशा, मुझे ज़रा इस सवाल का जवाब दीजिए। 1 साल हुकूमत को हो गया है और आसिफ अली जरदारी भी शिकायत कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो भी कर रहे हैं और गवर्नर साहब भी कर रहे हैं कि हमारा इनके साथ एक एग्रीमेंट हुआ था नून लीग के साथ। उस एग्रीमेंट की बुनियाद पर पॉलिटिकल स्पेस पंजाब में और इंतज़ामी इख्तियारात में हिस्सा। तो उस सूरत हाल में क्या वजूहात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर भी शिकायत कर रहा है और चेयरमैन भी शिकायत कर रहे हैं और नून लीग 1 साल से वो रिटर्न एग्रीमेंट पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है? क्या वजूहात है? देखिए, ज़ाहिर है वजूहात यही है कि उन्हें ऐसे लगता है कि हम जो है ये सारा मामला सिलसिला इसी तरह चलता जाएगा, चाहे वो जो मर्जी करें। पीपल्स पार्टी जो है वो बर्दाश्त करती जाएगी और क्योंकि उन्हें हालात का पता है कि अगर पीपल्स पार्टी निकलती है तो हुकूमत धड़ाम से गिर जाती है, तो वो लिहाजा इस बात पे शायद अपने दिमाग में जो है उनको ये तसल्ली है कि पीपल्स पार्टी उनकी कोalition में चाहे वो जो मर्जी सलूक करते रहें साथ रहेगी। लेकिन डॉक्टर साहब, ऐसे होना मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रही कि हम कल ही बाहर निकल जाएंगे, लेकिन ये जो मामलात होते हैं ना, जब बात ना सुनी जाए और अपने नंबर्स हैं उनको भी रियलाइज़ ना किया जाए। पंजाब में हमारे लोगों को सख्त जो है वो शिकायत हैं, ऐसी शिकायत हैं कि मैं अगर आपको यहाँ बयान करना शुरू करूँ तो आपको ऐसे लगेगा कि शायद कल ही हम हुकूमत से अलग हो रहे हैं। लेकिन पंजाब एक बड़ी रियलिटी है। पंजाब में जानबूझ के हमारे लोगों को तंग किया जाता है। अब आप इस बात पे हैरान होंगे कि जानबूझ के जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो अगर कहीं कोई काम ऐसा भी हो जो हो भी सकता हो तो वो उनके हाथ से छीन लिया जाता है, रोका जाता है। इस तरीके से कोalitions नहीं चलती और देखेंगे किस हद तक त्योहार के साथ लगती जाती है पीपल्स पार्टी और लगाना चाहते हैं, लगाएंगे तो उसका कोई नतीजा मुझे तो अच्छा नज़र नहीं आता। इसी तरीके से सेंटर में भी ऐसा ही है। एक क्लब है जो वज़रा का क्लब है, वो अपनी जगह है, बाकी सब अपनी जगह हैं। जैसे मैं आपको अपनी मिसाल दे सकती हूँ। 1.5 साल होने को है, मैंने वज़ीर आज़म से वक्त मांगा था, कोई पता नहीं, जितनी दफ़ा मर्जी कह लो उनके स्टाफ को। अब हम उनके कोalition पार्टनर्स हैं, कोई जायज़ और हमारा जो प्राइम मिनिस्टर था यूसुफ रजा गिलानी, उनके पास पीछे लाइन ही नून लीग की लगी होती थी और हमें उनसे शिकायत ये रहती थी कि हमसे ज़्यादा नून लीग वाले फाइलें लेके खड़े होते थे। उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं किया, उन्होंने तो कभी अपने दरवाजे बंद नहीं किए। एक दिन जो है वो उन्होंने अपना जो है ऑफिस ना जो पार्लियामेंट वाला और ना वजीर आजम हाउस का बंद किया, सबके लिए दरवाजे खुले थे। मुझे समझ नहीं आती आइसोलेशन में रहकर किस तरह समझते हैं कि हुकूमत जो है वो आसानी से चल। आपकी मजबूरी क्या है? आप ये समझती हैं कि अगर हम हट गए तो ये हुकूमत गिर जाएगी? आप ये समझती हैं कि हम हट गए तो ये हुकूमत गिर जाएगी? आपकी मजबूरी ये है या आपकी मजबूरी भी गेट नंबर 4 है? क्या कहेंगी? डॉक्टर साहब, गेट नंबर 4 तो पता नहीं कोई असल में है भी कि नहीं, लेकिन मजबूरी ये है कि अगर हम हटते हैं और हुकूमत गिर जाती है, मैंने आपसे कहा, तो फिर आगे जो कुछ होगा उसका फिर एक नाजायज़ बोझ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भी तारीख की किताबों में लिखा जाएगा। लेकिन ये भी एक अच्छा सवाल है कि अगर इस तरह हम चलते रहे तो किस हद तक जो ये वादे और जो इन्होंने हमसे मुआहदे किए थे, अगर उनको ये नहीं उसकी पासदारी होती तो कितनी देर तक ये सारा मामला चल सकता है। ये भी एक बड़ा सवाल है। गवर्नर साहब की स्टेटमेंट है 2 साल बाद, गवर्नर साहब की स्टेटमेंट है, गवर्नर साहब की स्टेटमेंट है 2 साल बाद बिलावल भुट्टो वजीर आजम होंगे तो हम सारे मामला दुरुस्त कर लेंगे। तो मुझे ये बताइए, अभी तो शहबाज शरीफ को 1 साल हुआ है, 4 साल बाकी है, तो क्या ये एग्रीमेंट का हिस्सा है कि 3 साल में शहबाज शरीफ हट जाएंगे और 2 साल? नहीं डॉक्टर साहब, ये तो नहीं कहा जा सकता कि 2 साल में। वो गवर्नर साहब की अपनी ज़ाहिर एक सोच है, वो एक अवामी आदमी भी है, लेकिन यहाँ 2 दिन का कोई कुछ कह नहीं सकता। तो 2 साल का तो मैं समझती हूँ कि अगले 24 घंटों का हम कुछ नहीं कह सकते। तो 2 साल तो बड़े सियासत में बहुत वक्त होता है। बहरहाल तो ऐसा कोई एग्रीमेंट तो नहीं है ना पलवशा? ऐसा कोई एग्रीमेंट तो नहीं है? ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं, ऐसा कोई, देखिए एग्रीमेंट्स ये नहीं होते कि हमने लिख के साइन करने हैं। एग्रीमेंट्स जब जब मामलात बन रहे होते हैं, हुकूमत बन रही होती है, तो अपना ब्रॉडर एक एग्रीमेंट, जबान से बड़ा कोई एग्रीमेंट होता है?
ज़रूरी तो नहीं है कि हम हर चीज़ पर इनकी तरह साइन करके जो है वो उसी को एग्रीमेंट माना जाए। तो लिहाजा एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग थी और उस पे मबनी बातें थे। चल रहे हैं नहीं, मुझे तो ये पता चल रहा है कि ये पंजाब के हवाले से PMLN भी मांगती है कि रिटर्न एग्रीमेंट है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि एग्जैक्ट एग्रीमेंट क्या है। डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब, सुनने में आया मियां नवाज शरीफ साहब ईद के बाद एक्टिव हो रहे हैं। अब मेरा एक सवाल है सर, और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, सियासी वर्करों से जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, मुझे सर ये बताइए, आप उनके सेक्रेटरी भी रहे हैं, अब उनके पास कौन सा बयानिया है सर, क्योंकि हुकूमत में वो मौजूद हैं, उनके भाई वज़ीर आज़म हैं, उनकी बेटी वज़ीर आला हैं, वो कौन सा बयानिया लेके अवाम में जाएंगे सर? डॉक्टर साहब, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, मुझे तो मियां साहब की कोई सियासत से कोई अब ज्यादा दिलचस्पी नहीं नजर आती। बयानिया की जहां तक बात है, देखिए जो बयानिया था उस पर तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया और उसके नताइज भुगतने पड़े। अच्छा, अब बयानिया एक ही है डॉक्टर साहब, चाहे वो नवाज शरीफ साहब बयानिया वो लेके आगे आए, चाहे वो जो PTI का अडियाला जेल वाला है वो लेके आए, या पीपल्स पार्टी लेके आए। अब मुआशी बयानिया होगा तो वो लोग उसको कबूल करेंगे। लोग अब चकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाले, इसलिए इसको जरूरत है इस वक्त, चाहे वो कोई भी पार्टी का लीडर हो, कि वो एक इकोनॉमिक नैरेटिव दे, एक माशी बयानिया दे, और वो प्रैक्टिकल भी हो। ये नहीं कि जी IMF से ले लेंगे, दोस्त ममालिक से ले लेंगे, वो नहीं। पाकिस्तान एक कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क है, यहाँ अशराफिया को कुर्बानी देना होगी, और जो आपकी लीडरशिप है वो तमाम जमातों की, वो अशराफिया से उनका ताल्लुक है। क्या अशराफिया कुर्बानी देने को तैयार है? क्या वो पाकिस्तान के खजाने को भरने के लिए, उनके पास कोई अवाम की जेबें भरने के लिए, अपनी जाती जेबें नहीं, अवाम की जेबें भरने के लिए, अवाम की माशी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए अगर तो जो प्रोग्राम लेके आएगा, डॉक्टर साहब मेरी आज बात लिख लीजिए, लोग उसके पीछे खड़े हो जाएंगे अगर काबिल अमल होगा तो, प्रैक्टिकल हो। लेकिन ये सिर्फ अब नारेबाजी से या आवे ही आवे, जावे ही जावे, वो वक्त, वो दौर अदवार गुजर गए। अब आपको कारकर्दगी करके दिखानी होगी, या बताना होगा कि आपके पल्ले कुछ है भी या नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि अब वो जो पॉलिटिकल गिमिक्स हैं वो काम नहीं आएंगे आपको। अब लोग समझदार हैं जी, आपने खुद कहा 62% ऑफ योर पॉपुलेशन जो है वो यूथ है, एजुकेटेड है, तो वो तो भाई उड़ती चिड़िया के पर गिन रहा है। वो अब इन झूठी बातों में नहीं आने वाला। आप उसको कोई प्रोग्राम दें कि हाँ, तुम्हारी ये डिग्री, जो तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो गए, जिनकी कमरें झुक गई, जिनकी आंखों की बिनाई चली गई, ये हमारे पास प्रोग्राम है तुम्हारे लिए। ये प्राइवेट सेक्टर में जॉब है, ये गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है। ये नहीं कि पाकिस्तान के जो वसाइल हैं उसका मुंह जौन सा है, रुख जौन सा है, वो शराफिया की तरफ ही मुड़ा रहेगा। तो फिर ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी बढ़ेगी, ना सियासी इस्तेहकाम आएगा, ना माशी इस्तेहकाम आएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर किरमानी साहब, सेनेटर पलवशा खान साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वक्त ख़त्म हो जाता है नाज़रीन, डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।